Recording in progress. ओके जी, चले स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है, तुम लोग के सामने जरा प्लीज फॉलो करना। आप लोग जो जो आंसर्स आपको आते हैं वो बताते जाइएगा, जो नहीं आएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सही, ताकि हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चल सके। सबसे ज्यादा आंसर जो है वो जैनब ने देना है, क्योंकि जैनब ने कल छुट्टी करी थी। अफसोस हुआ बेटा, ये तो सुन के बहुत अफसोस कि तुम्हें पता ही नहीं था कि क्लास। उसका इससे क्या ताल्लुक? एक तो मैं अपनी छुट्टियां छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, सोचो जरा, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, मतलब मुझे शदीद जरूरत थी एक ब्रेक की, वो ब्रेक में छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। तो आज बाकी का अच्छा छोड़ो, हम इसको बाद में डिस्कस करें। अच्छा भाई, कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इन मैमेलियन मसल टिश्यू पायरुवेट इज फॉर्म। पायरुवेट कैन बी further metabolized along two different pathways, pathway 1 and pathway 2. pathway 1 मार्क किया हुआ उसने, एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, और pathway 2 में लैक्टेट बन रहा है। यार देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है मामला, यहाँ पे आपके पास एनएरोबिक की तरफ जा रहा है जब लैक्टेट बना रहे हैं। तो कह रहे हैं स्टेट द कंडीशन अंडर व्हिच पायरुवेट वुड बी मेटाबोलाइज्ड अलोंग विद पाथवे 2। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा सवाल देखो, कह रहा है नेम कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स क्या है भाई? अरे वाह, क्या बात है, आज तुम आई हो, क्या बात है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जल्दी जल्दी बता दो फिर। नेम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर इन्वॉल्वड इन पाथवे 1। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन है या डिहाइड्रोजनेशन है? अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, और वाटर के रिमूवल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। चलो भाई, हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रहा है? एनएडी से रिमूव हो रहा है। एनएडी में तो ऐड हो रहा है, पायरुवेट से रिमूवल। क्या बात है यार मनाहिल, क्या खा के आई हो आज तुम भाई? बस सही है बेटा, रोजाना कुछ नहीं खा के आना। सजेस्ट अ सेल इन अ मैमल दैट कैन नॉट कैरी आउट पाथवे 1, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के पास ऑर्गेनील्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। बेटा तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं है इस क्लास में? तो वो तो इतने अलग होके बैठी हुई है बेचारी, वो कोई फोन में लगी हुई है, तो तुम्हें नहीं दिखेगा पीछे तो तुम फोन में लग जाओगे। तो अभी भी तुम फोन में लगी हुई हो। तब बुकलेट है तो तुम कहाँ सॉल्व करोगे? आंसर्स कहाँ लिखोगे? तो बुक शेयर कर लो ना किसी के साथ, ज्यादा बेहतर ये है ना। तो जब लोगी तब, अभी आ गया हो, शेयर कर लो बुक किसी के साथ। अच्छा भाई, रेड ब्लड सेल और रीजन क्या है? रेड ब्लड सेल, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इट डू नॉट कैरी माइटोकॉन्ड्रिया। ATP is synthesized during glycolysis. रेड ब्लड सेल रेस्पिरेशन ही नहीं करता। ATP is synthesized during glycolysis. Name the process
by which ATP is synthesized. कौन सा वाला? सबस्ट्रेट लेवल है. ये भाई देखो जरा क्या रहे द रूफोस पढ़ेंगे इसको या पता नहीं क्या पढ़ेंगे. हमिंग बर्ड जगह नहीं है साइड. हाँ वो ऑनलाइन क्यों है इससे जरा पूछना और बाद में जवाब बताना मुझे इसका. यार तुम लोगों ने ना यार बड़ा तंग किया है पता है. तुम लोगों की बातें रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए. इतनी मैंने अपने घर वालों की सुनी होती ना आज मेरी इज्जत कर रहे होते वो लोग. अच्छा भाई हमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं ये पता नहीं यार इसका क्या नाम लिखा हुआ इन्होंने. सिलासफोरस रूफोस पता नहीं ऐसा लग रहा है कोई इटालियन होटल का नाम है. फीड ऑन नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. नेक्टर is a liquid containing sugar. Hummingbirds hover to maintain a position next to a flower while they feed. This requires a lot of energy. इन्होंने इसकी पिक्चर भी शो करी हुई है. Hummingbirds that have not fed for some time have respiratory cushion RQ value of 0.7 after feeding. अच्छा 0.7 से आइडिया हो गया होगा ना कि लिपिड टूट रहा है. ठीक है. After feeding their IQ value is 1 यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल गया. तो डिस्क्राइब द टर्म रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. पर यूनिट टाइम नहीं होगा. हाँ लिख देते हैं पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ आ रहा है? ऑक्सीजन के वॉल्यूम के साथ. और अगर मोल्स की बात करें तो होगा पर यूनिट टाइम. क्यों? जल्दी बताओ भाई. अगर मोल्स की बात करें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड तो फिर होगा पर यूनिट टाइम. नहीं तब भी होना चाहिए. क्यों होना चाहिए तब भी? मना है ना. आज तुमने सही किया बेटा कुछ खाए बगैर आए हो तो जरा बताना क्यों होना चाहिए तब भी. मतलब क्या? अच्छा चलो ठीक है. इसके एक्सप्लेनेशन शायद आगे एक और पार्ट आएगा इसी का ना क्वेश्चन आई गेस है आगे. एक आरक्यू का एक और क्वेश्चन है मैं उसमें समझाऊंगा इसका ना रीजन क्या है. ठीक है ये रीजन याद रखना है कि मुझे पर यूनिट टाइम का रीजन समझाना है. चलो भाई एक्सप्लेन व्हाई hummingbird that has not fed for some time has an RQ value of 0.7 while hummingbird has fed on. इसका रीजन क्या बताओगे भाई? हाँ तो किस पे फीड कर रहा था मतलब किस पे रेस्पायर कर रहा था? RQ value 0.7 states that hummingbird is respiring over lipid. When the carbs were provided, its IQ value
carbohydrates were provided, its RQ value will become 1. ठीक है. अच्छा, अब जरा एक और बात बताओ भाई कि इसके अंदर ये 2 मार्क्स पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना. 1 मार्क किस पे मिल रहा है? लिपिड को 0.7 से रिलेट करने पे, और दूसरा मार्क मिल रहा है कि जब उसने फीड कर लिया तो उसको कार्बोहाइड्रेट रीगेन हो गया. ठीक है. नहीं, वो जरा लंबी हो जाएगी. तो आप आरक्यू वैल्यू उसने मेंशन कर दिया ना. अब तुम्हें खाली ये पता है, बताना है कि तुम्हें ये बात पता है कि भाई आरक्यू वैल्यू कौन सी वाली किसके लिए है. सही है. चले आगे चलते हैं. कह रहे when animal exercise they can respire substrate obtained directly from their diet as well as respiring substrate from energy stores. Investigation work out the percentage of respiration that uses the substrate obtained directly from the diet of humans and the hummingbirds as they exercises. Hummingbird के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो सबस्ट्रेट यूज कर रहा है जो कि डाइट से आ रहे हैं डायरेक्टली, उनकी कंपैरिजन को शो किया हुआ है ग्राफ के जरिए से. आपने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना जरा इसके नीचे वाला बेटा. दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट. वो कह रहा है कि भाई figure 6.3 shows the hummingbird have a higher percentage of respiration that uses substrates obtained directly from the diet. Calculate how many times greater this figure is for hummingbirds compared to human. तुमने कुछ नहीं करना, तुमने खाली जो है ना उसका रेशो भी नहीं कहेंगे, उसका परसेंटेज बताना है निकाल के कि वो कितना टाइम ज्यादा है. परसेंटेज भी नहीं, कितने टाइम्स ज्यादा है. तो अगर एक आपके पास आ रहा है समवेयर अराउंड 32 पे और दूसरा आ रहा है आपके पास समवेयर अराउंड 95 पे, तो क्या करेंगे बेटा? $95 डिवाइडेड बाय 32. अच्छा भाई, ये दो बच्चों ने करके दे भी दिया. 2.97. सही है. चले भाई आगे चलते हैं. Suggest the benefit to a hummingbird of obtaining most of its respiratory substrate from its diet while exercising. Hummingbird during exercise जो उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करना है वो उसको मिल रहा है उसकी डाइट से. इसको रिलेट करना. बेटा बता सकते हो क्या रिलेशन बनेगा? Why so blank? हाँ हाँ ले लो. मतलब शायद होगी. जाओ पता कर लो. ये चाबी लेते हुए जाओ, शायद गाड़ी में पड़ी है. पिछले क्वेश्चन में ये हमने बताना है ना कितने टाइम्स ज्यादा है, तो माइनस करते हैं तो वो तो टाइम्स ज्यादा नहीं पता चलता ना. हमने रेशियो निकाला ना. जैसे अगर 1-4 करो और 1:4 करो तो दोनों में फर्क है ना. समझ रहे हो? ये इस तरह से. अच्छा भाई चलें आगे चलते हैं जरा. मैं पूछ रहा था. अच्छा ज़ैनब तुम बता दो यार इसका क्या आंसर होगा पार्ट 4 का. ज़ैनब क्या हंसने की क्या बात? पता नहीं है. व्हाट इज दिस? भाई बताओ कि बच्चा आंसर बताएगा साइड में पड़े बगैर. ज़ैनब बताओ यार क्या हो गया इसमें, क्या मुश्किल है? देखो पूछ क्या रहा है. अच्छा ये बताओ पहले, तुम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं?
देखिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत सुकून से बैठा हूँ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हम एक ही चैप्टर कर पाएंगे, दूसरा बाद में कर लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को 3 काउंट कर लो, एक को फैटी एसिड काउंट कर लो, एक को कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज काउंट कर लो, एक को प्रोटीन काउंट कर लो। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। ग्लूकोज होगा क्योंकि उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जल्दी से होता है एंड केस ऑफ मोर है, या फिर ये सिस्टम स्टोर होने के बाद फिर स्टोर हो, फिर टूटे दोबारा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि डाइट से आ रहे हैं उनको यूज किया जा रहा है। डाइट से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। क्यों? नेक्टर पे फीड कर रही है। और एक्सरसाइज क्यों कर रही है वो बेचारी? पर हिल रहे हैं, मतलब उड़ रही है बेचारी ना। तो क्यों उड़ रही है? क्यों उड़ रही है? फॉर फीडिंग पर्पस ना। और वो फीड किस पे कर रही है? नेक्टर पे। नेक्टर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो क्या होगा आपके पास? डाइजेस्ट होने के बाद वो एक सिंगल यूनिट ग्लूकोज आएगा, आपको लॉन्ग चेन ग्लाइकोजन नहीं तोड़ना पड़ेगा। सही है, जरा समझो। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट respiratory substrate is used as it will be easily available to the muscle। जब ब्लड सप्लाई हो रहा होगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा होगा वो इजीली अवेलेबल होगा टू द मसल, एंड there will be no need to break down। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्टोर्ड फॉर्म से ले रहे होते ना तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट ये करना पड़ता कि स्टोर्ड फॉर्म में तो ग्लाइकोजन था, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ता। सही है, there will be no need to break down the glycogen। ग्लाइकोजन नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? इंस्टेंट एनर्जी will be acquired। ठीक है, I don't know if the acquired is right term to use या will be obtained कर लेना उसको। ठीक है, अच्छा भाई ये देखो, ये आ गया वो RQ वाला सवाल जिसकी बात कर रहा था, दूसरा ही सवाल है। क्या डिफाइन द टर्म रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ये हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग बता देंगे इसकी डेफिनेशन ना। क्या है? रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कंज्यूम अपॉन वर्ड ऑक्सीजन। अबे ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता है। तो हाँ, तो लेकिन बोला वो नहीं आपने। हाँ, मुझे आपने सुना और जो मैंने बोला आपने वही बोल दिया है ना। ओके ओके, ठीक बात है। मोल्स लिख लो। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा सुनना बेटा, यहाँ पे फिगर 7.1 समराइजेस द रेस्पिरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ए। उसने उसको बोलिए भाई ऑर्गेनिक है, हमें नहीं पता कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या है, लेकिन आप लोगों को याद होगा ये वाला सेम फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं क्लास में, है ना? किया था, याद है? यार इतना इतना ब्लंट थोड़ी होना होता है कोई, थोड़ा सा ऐसे हिचकिचा के बताते हैं ताकि पता चले कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके। एक दफा मैं पता नहीं, मुझे याद है मैं वाइवा दे रहा था ना, तो मेरे जो आगे वाली जो लड़की थी ना वो बहुत जोर जोर से जवाब दे रही थी। सही है, जो वाइवा दे रहे थे ना सर, उनको आइडिया हो रहा था कि मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ, कान मैंने वही लगाए हुए थे, मैं यूं होकर बैठा हुआ था, मैं उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। सेम सवाल होता है। जब मैं गया स्टेशन पे तो अब मैं ओवर स्मार्ट बनने लगा, मैं बोला सेम सवाल के सेम जवाब दूंगा ना तो मतलब गड़बड़ हो जाए। तो मैंने ना थोड़ा सा जवाबों को मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, चेंज करके अब
टीचर तो मैं शुरू से ही था तो मॉडिफाई करके जब मैं जवाब दे लगा ना, तो सर ने, वो जो टीचर थे, मुझे उनकी शक्ल याद है, नाम नहीं याद, उन्होंने मुझे ये कह के फेल कर दिया कि यार तुम तो सुन के भी सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहा था, खैर अच्छा जी, अब बताओ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बेटा, बैलेंस करो जरा, 18 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 18 अपॉन, और आंसर क्या होगा 0.7। ओके, सो ये लिपिड आ गया आपके पास, ठीक है भाई। डाइनाइट्रोफिनोल, डीएनपी, फैट, फैटी एसिड, लिपिड सब लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल। DNP is a compound used in production of a number of products, including chemical dyes, insecticides, and wood preservers. People who work in factories with DNP are at risk of exposure if they do not follow the health and safety guidelines. DNP is a molecule that can transport proton across the inner mitochondrial membrane, allowing protons to leak. यार ये statement सुनो, बड़ा ही mind confusing statement बनाया इन्होंने ना। पहले तो बताओ कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन नॉर्मली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। नहीं, प्रोटॉन से रिलेटेड मतलब बताना है। कीमियोऑस्मोसिस का बताओ, हाँ क्या होता है। नहीं नहीं, डीएनपी से रिलेट नहीं करना, अभी नॉर्मली बताना है। डाउन द ग्रेडियंट प्रोटॉन मूव करता है। हमने यार अभी पढ़ा है रिसेंटली। तुम लोग सब सही बोल रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग के आंसर्स मुझे ऑर्गेनाइज नहीं लग रहे यार। देखो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, वही एफएडी एनएडी वाला अभी जो कल पढ़ा है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है ये चैप्टर, है ना। और ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन होते हैं और ये प्रोटॉन मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है भाई। अब वो ये बोल रहा है कि ये जब मूव करते हैं ना, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ATP प्रोड्यूस करेगा। DNP is a molecule that can transport proton across the inner mitochondrial membrane, allowing the proton to leak out from the intermembranous space. लीक आउट हो गया, कहीं और चला गया। हाँ, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे लो हो जाएगी। जब लो होगी तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जब ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो एटीपी नहीं। तो ये बस यहाँ पे लिखना है 4 मार्क्स का। आप लोग लिखेंगे आंसर? हाँ, तो आप लोग जरा आंसर लिखें, मेरे साथ लिखें। एक बार दोबारा बता दूं, देखो बेटा, वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस था ना, आउटर और इनर के दरमियान, यहाँ तक पहुंच गए। उसमें प्रोटॉन था, अब वो प्रोटॉन अंदर जाता तो एटीपी बनता, एटीपी सिंथेस के अक्रॉस। लेकिन वो बोले कि प्रोटॉन वहां से लीक आउट कर गया, प्रोटॉन जाया हो गया, कहीं और चला गया। किसकी वजह से चला गया, जाया हो गया? डीएनपी की वजह से। डीएनपी केमिकल एजेंट, तो उसने प्रोटॉन को धक्का मार के निकाल दिया, सही है। तो वहां पर जहां पर प्रोटॉन था इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, जो कि रिजर्वायर बनाते थे प्रोटॉन्स के, उनका रिजर्वायर खत्म हो गया ना, क्योंकि लीक आउट हो गया। अब जब प्रोटॉन वहां से लीक आउट हो जाएगा, उनका रिजर्वायर खत्म हो जाएगा, तो वो एटीपी सिंथेस से प्रोटॉन गुजर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पे गुजर रहा था वो तो। और अब जब वो नहीं गुजर पाएगा तो वहां पर आपके पास एटीपी नहीं बनेगा, सही है। आपने ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन भी करनी है, सजेस्ट भी करना है इसको कि हुआ क्या। सजेस्टेड इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता डीएनपी क्या है, सही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। और एक्सप्लेनेशन इसलिए क्योंकि भाई आपके पास जो है रीजंस देने होंगे, और रीजंस आप उससे दोगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो ना इसमें। चलो भाई, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डीएनपी ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सेल। डीएनपी is a molecule
that can transport, ये मैं यहीं से exactly statement उठा रहा हूं, बल्कि इसको थोड़ा change कर लेते हैं, that affect the proton reservoir in intermembranous space. ठीक है भाई, अब क्या होता है, during aerobic respiration from this space, the proton at the time of electron transport chain, at the time of electron transport chain moves into the matrix crossing the ATP synthase, which produces ATP. Does during aerobic respiration from space, यानी कि मैं अधूरा लिख गया basically intermembranous space, from intermembranous space the proton, इसको ब्रैकेट में कर दो, move into the matrix crossing ATP synthase which produces ATP. ठीक है, यार तुम लोगों ने आंसर लिख लिया, चेंज कर दें? आंसर तो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा, हाँ बहुत एक ही जुमले में सब कुछ आ रहा है. ऐसे अगर करके देखें, थोड़ा सा चेंज कर लें, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत काटना वाटना पड़ेगा तुम लोगों को. अच्छा भी देखो जरा, ड्यूरिंग aerobic respiration, electron transport chain occurs at inner membrane respiratory complexes. The intermembranous space holds high concentration of proton which move across the membrane, which move across the membrane through ATP synthase. And produces ATP. ठीक है,
This is interrupted when DNP causes leakage of proton from the space as its gradient is disturbed. ठीक है, डन, समझ आया? ओके, है ना? तुम्हें समझ नहीं आया ना? समझ में? रेस्पिरेशन वाली क्लास छोड़ी थी ना, कैसे समझाऊंगा मैं? बताओ। कौन सी साइकिल से? मैं समझ गया तुम्हें कितना आता है। नहीं आया ना? अच्छा, एक काम भी करेंगे कि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तुम पहले रेस्पिरेशन वाली रिकॉर्डिंग देखना, फिर ये वाली रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। तो अभी तुम सिर्फ कोशिश करो समझने की। Suggest 2 symptoms that may be experienced by people after exposure to DNP for several months. Fatigue, weight loss, okay. फटीग होंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल होगा, टायर्डनेस होगी। टायर्डनेस और फटीग आई गेस एक ही बात है ना? और क्या होगा बेटा? वेट लॉस होगा, ओके। और इंक्रीज ब्रीदिंग रेट होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा, इतना काफी है। चले भाई आगे चलते हैं। कंपनसेशन करता है हार्ट। दिल को कैसे समझाएं कि बेटा मुश्किल वक्त है, ओवर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ओवर एक्टिव होना उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आपने सुना होगा ना, दिल तो देखा, पता है, सब पता है, दिल तो बच्चा है, दिल को क्या पता, वो बेचारा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बोलेगा नहीं मैं ज्यादा ब्लड पंप करूंगा, एनर्जी की कमी आ रही है बॉडी में, कंपनसेशन करेगा वो। बेवकूफ है, नहीं जानता, मरेगा। मारा जाएगा इस चक्कर में। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, आप लोग गलत नहीं समझिएगा। Isolated mitochondria were used to investigate respiration. Mitochondria were extracted from respiring mammalian cell and incubated in a buffer solution. Pyruvate and inorganic phosphate were added at time 0. ADP was added 1 minute later. The oxygen concentration of the buffer solution containing mitochondria was monitored throughout the investigation. यार वेट लॉस का रीजन मास पूछ रहा है भाई, कोई बताओ जरा वेट लॉस का क्या रीजन होगा? मास पूछ रहा है। हाँ, तो रेस्पिरेशन तो आप किसी से भी करेंगे, एनर्जी तो बनेगी नहीं। लिपिड से करो, फैट से करो, किसी से भी करो, रेस्पिरेशन करना तो उसने ही है। एटीपी कम प्रोड्यूस होगा। हाँ, ये अभी यार ये बड़ा अजीब सा सवाल है, वजन क्यों कम होगा भाई? नहीं, अवीर आप गलत सोच रहे हैं अवीर। हाँ, एनर्जी रिलीज होती है, हाँ, तो क्या होता है? नहीं, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी बताओ भाई यार, मास तुम खुद ही बता दो यार, वेट क्यों कम होगा एक बंदे का जिसको एटीपी नहीं मिल रहा लेकिन कार्बोहाइड्रेट टूटते जा रहे हैं उसके? देखो बेटा, बॉडी हर लिहाज से कंपनसेट करती है। देखो इस बात को समझो, क्या होगा,
वो कह रहे हैं कि भाई हाँ होगा, बिल्कुल मसल ब्रेकडाउन भी होगा, फैट भी खत्म होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट के रिजर्व होंगे वो सबसे पहले खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो बंदा है जिसको के एनर्जी की कमी आ रही है, बॉडी के सेल्स तो परसीव कर रहे हैं कि एनर्जी नहीं है, लेकिन वो तो अपने तौर से चीजें देता जा रहा है ना कि यार ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ लो, कार्बोहाइड्रेट तोड़ लिया एनर्जी नहीं मिली, वो बोलेगा अच्छा और कार्बोहाइड्रेट देना और तोड़ लो, और कार्बोहाइड्रेट तोड़ लिया और एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी मिल ही नहीं पा रही, आप चीजें तोड़ते जा रहे हो, तो चीजें टूटती जाएंगी, अल्टीमेटली क्या होगा, वजन में कमी आएगी, एक दिन बंदा बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ओके, मास क्लियर है। एटीपी डेफिसिट की वजह से कंपनसेशन के अंदर बॉडी सारा का सारा रिजर्वायर तोड़ना शुरू कर देगी कार्बोहाइड्रेट का, फिर लिपिड टूटेगा सारा, फिर प्रोटीन टूटेगा, ये सीक्वेंस होती है। तो वेट लॉस तो उसका सभी से स्टार्ट हो जाएगा जब उसका लिपिड टूटना शुरू होगा। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाले उन्होंने रेस्पिरेटिंग सेल से, इंक्यूबेट किया उनको बफर सॉल्यूशन में पायरुवेट उनके पास ऐड कर दिया, फिर ये कह रहे हैं कि भाई द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया वाज मॉनिटर्ड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, फेज ए, फेज बी और फेज सी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया वो यूज अप होता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है सॉल्यूशन में, भाई क्यों कम होगा? एडीपी से एटीपी में चेंज होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। सही बताओ। कैसे मतलब काम आता है आप बताएं जरा, थोड़ा सा तफसीली इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ, जरा गुफ्तगू हो जाए, जरा रोशनी डालिएगा जरा इस पे। यार तुम, यार अब्दुल्ला तुम भी गलत समझ रहे हो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली जानना चाह रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, तुम गलत जा रहे हो क्योंकि सर मैंने पढ़ा अलग नोट में कहते हैं कि आप अलग नोट से पढ़ा था तुमने, ओके। मारेंगे सर मुझे पकड़ के किसी दिन को पता चल गया ना, वैसे ही बेचारे। अच्छा खैर, और बोलो बोलो, मैं समझ गया आपने कौन से अलग नोट से पढ़ा था। सबस्ट्रेट लेवल या ऑक्सीडेटिव? देख मैं मान ही नहीं सकता उन्होंने ऐसा बोला होगा, कोई बात, चलो हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, इसका जवाब हमें दानिया बताएगी। दानिया जल्दी से बताओ बेटा। तो लोग खेले जा रहे हो ना दोनों बैठ के, आतिक और दानिया में से कोई भी जवाब बता। चलो अच्छा जल्दी से जवाब बताओ बेटा कि ऑक्सीजन क्यों कम हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिवाइज करवा दो यार बस जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे ना हम लोग। तुम्हें याद है बेटा बरीरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था, इसमें ऑक्सीजन आता था, अभी पढ़ा है थोड़ा देर पहले कीमियो ऑस्मोसिस वाला, वही सेम प्रोसीजर, रिड्यूस एनएडी, रिड्यूस एफएडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके हाँ, मैं बस खाली ये सुनना चाह रहा हूँ कि हाँ भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा सर, क्यों कंज्यूम होगा? क्योंकि वो ऑक्सीजन उस प्रोटॉन के साथ जाके जुड़ेगा जिसको आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से इलेक्ट्रॉन दिया था, और वो एटीपी सिंथेज के थ्रू क्रॉस करके नीचे आया था, वो ऑक्सीजन उससे मिलके वाटर बना लेगा और एनर्जी मिलेगी एटीपी सिंथेज को, जिसकी वजह से वो एटीपी बनाएगा। वेरी गुड यार, तुम लोग चालाक हो गए हैं। सो यस व्हाई। और अबे भाई ये ना, ये मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, तुम पता है ये यूट्यूब पे डालूंगा मैं वैसे भी, ये वीडियो रिकॉर्ड करने यार। यार वो तुम लोगों ने एक वीडियो देखी है, मैं पता नहीं देखे थे कि इंडियन टीचर है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नहीं था 24 कुछ करके था कोई,
24 कुछ चैनल का नाम था। 24/7 और कोई चैनल यार, बड़ा कोई अमेजिंग बंदा था वो, ना उसको कह रहा, वो यही बोल रहा था ना शायद, ऐसे नहीं चलेगा कुछ, लाइट ठोको लाइट ठोको। हाँ यार, वो मैं देखा था, मैं बोला यार ये वाला एनर्जी लेवल नहीं है भाई पढ़ाने में। मुझे लगा थोड़ी देर बोलेगा माँ और बहन की शुरू कर दे। Okay, suggest why the lines of the graph in figure 7.1 is steeper during phase B than during phase A. अच्छा भाई, अब तुम्हारे पास ना 3 phases आ गए, 3 अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं। रिएक्शन का एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी कह लो या पार्ट सी कह लो, मैं 3 अलग अलग रिएक्शन कह रहा हूँ, उनको कह लो एक रिएक्शन के 3 अलग अलग पार्ट्स है। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जनरेट किया, लेकिन टाइम आपने अच्छा खासा यूज किया। लेकिन जब आप इस रीजन से फेज बी के अंदर इस रीजन तक पहुंच जाओगे, यानी कि आपने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे कंज्यूम किया, फेज बी में। तो वो यही तो पूछ रहे तुमसे कि भाई फेज बी में ऐसा क्या हुआ कि तुमने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम किया। फेज बी में, सवाल समझ रहे आप, फेज बी में ऐसा क्या हुआ कि आपने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम किया। सर ऑक्सीजन विल कम एंड वाटर विल बी फॉर्म। हाँ बेटा सबाहत, फास्टर रेट ऑफ, क्यों भाई फास्टर रेट क्यों? देखो यहां पर देखो, पायरोवेट और फॉस्फेट आयन ऐड किया था, अब यहां पर क्या ऐड किया है, एडीपी। एडीपी ऐड करते ही, हाँ तो ये 3 पे आके क्यों खत्म हो गया? ये सारे, हाँ एडीपी कंज्यूम हो गए, है ना। अच्छा तो अब इसको लिखेंगे कैसे भाई? वो सजेशन मांग रहे हैं और सजेशन के साथ उसने बोला हुआ है व्हाई, सजेस्ट व्हाई। तो सजेशन तो हम लोग अपनी मर्जी से सोच के लिखते हैं ना, तो ये हमारी मर्जी का सोचा हुआ होगा ना कि भाई शायद इस वजह से कि जैसे एडीपी ऐड किया, एज एडीपी वाज एडेड, क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेटिव phosphorylation started, due to which more oxygen, अबे क्या है ये, more oxygen is consumed, due to which more oxygen is consumed, ये अच्छा हाँ सही है, ड्यू टू विच मोर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, the rate of respiration increases। हाँ एरोबिक लिख लो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हो खाली रेस्पिरेशन भी तो भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है ना, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई एरोबिक है, स्पेसिफाई हो जाएगा एरोबिक लिखने से, सही है। वरना रेस्पिरेशन भी लिखोगे काफी होगा, चलेगा, सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, एडीपी विल बी phosphorylated and forms ATP as it is consumed. The steepness of the graph, decreases। स्टीपनेस डिक्रीज हो रही है, मतलब थोड़ी सी लाइन फ्लैट हो जाएगी फिर से, कब? जब वो कंज्यूम हो जाएगा, कब? ड्यूरिंग फेज सी, के दौरान। नबी मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ तस्वीरें खींच खींच के ना वापस घर चले जाओगे, लिखना तुमने कुछ नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है, नहीं सॉरी यार गलती हो गई, आई टेक माई वर्ड्स बैक बेटा। अगले सवाल का जवाब तुम ही बताओगे। सजेस्ट व्हाई द लाइन
of graph starts to level out and in phase C. All added ADP is used up. ADP कैसे यूज होता है भाई, क्या हो गया, किसने लिखवाया जवाब? अभी तुम बीच में क्यों कूद रही हो? All ADP will be converted into ATP. करेक्ट कर लो अपने पास जवाब. किसको कंपेयर नहीं किया? लो किया तो है, हमने बताया है रीजन डायरेक्ट कि भाई क्यों स्टीपर हो गया. कंपैरिजन में क्या करते हैं कि भाई वो लेस स्टीपर है, ये मोर स्टीपर है, ये तो एग्जामिनर ने खुद क्वेश्चन में बताया हुआ है. हमने रीजन दे दिया, उसने रीजन मांगा था. कंपैरिजन तो वो खुद बता रहे एक ज्यादा स्टीपर एक कम स्टीपर है. बोले तुम रीजन बता दो, हमने रीजन बता दिया कि भाई जैसे ही एटीपी एडीपी जैसे इसमें ऐड करेंगे तो वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगा, इसलिए वो ज्यादा स्टीपर है. अच्छा भाई कुछ आ गई है, घास फूस आ गई है इसमें. Some plants such as rice grow with their roots submerged in water. Figure 7.2 shows a group of rice plant. Explain how rice is adapted to grow with its roots submerged in water. Last हम लोगों ने जो पढ़ा था वो याद है? बताओ भाई क्या क्या लिखोगे? Due to being submerged. यार एक तो मैं पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखने लगा हूँ. Due to being submerged. Sorry guys. As the roots are submerged in water. मेरे घर पे भी मेरा मजाक उड़ाया जाता है. मेरी ग्रामर को लेके ना, मेरी बेगम मेरा ग्रामर को लेके मजाक उड़ा रही होती है. बोलिए बच्चों को क्या पढ़ाते हो? मैं बोला साइंस है, ग्रामर चेक ही नहीं होती. As the roots are submerged in water, the oxygen concentration is low. The oxygen concentration is low and anaerobic, इसको यूं लिख लें, thus roots develop modifications to undergo an aerobic respiration. Anaerobic respiration करेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा. सही है. वो क्या फिजिकल मॉडिफिकेशन कर रहा है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है? हाँ, इट डेवलप्स काइमा मतलब टिश्यू, एरन मतलब एयर टिश्यू बनाएगा वो. सो हाँ, पैरेन्काइमा थोड़े से टिश्यू के 3 डिवीजन बनते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. सही, उसी तरह से एरेनकाइमा. अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे. इट डेवलप्स एरेनकाइमा. एरेनकाइमा क्यों बनाता है? Which has air spaces. लिख लेते हैं. एरेनकाइमा में हाँ स्टोर क्यों करेगा? हाँ उधर आता है. Which obtain, क्या obtain कर रहा है वो? Which obtain alcohol and it develops एंजाइम तोड़ने के लिए. हाँ, it develops an enzyme to break it
डाउन, मतलब आप चेक कर रहे हैं, जो लोग चावल खाते हैं उनको ज्यादा शौक होता है चावल खाने का, क्यों? क्योंकि नशा है चावल में, अल्कोहल है। मजाक कर रहा हूँ मैं, प्लीज इसको लिख मत देना। मिस प्रिंट हुआ है, अलाउज एरोबिक रेस्पिरेशन, एन लगा दो उसके आगे, एन लगा दो, ठीक है। Which has air spaces which obtain alcohol and it develops an enzyme to break it down. एंजाइम का नाम क्या है? इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज। अभी लिखना कितने मार्क्स का है भाई? 5 मार्क्स का। हाँ अच्छा, तुम एक चीज मैं बताऊं, वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन अलाउ करता है एयर स्पेस। हाँ एरन कायमा लिखवा रहा हूं मैं ये पॉइंट, इसीलिए एरन कायमा उन्हें मैं लिखवा नहीं रहता ये। एरन कायमा ट्रैप्स एयर which allow aerobic respiration to some extent। ठीक है बेटा, शुरू में देखो हर वक्त मुस्तकिल पैदा ही होते ही पानी में नहीं होता चावल, चावल की फसल में पानी को बाद में छोड़ा जाता है, सही है। तो जब तक पानी नहीं आ रहा तब तक तो वो वैसे ही इसको हेल्प आउट कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो वैसे ही नॉर्मली हो रही है, लेकिन जब पानी आता है उसके भी कुछ अरसे बाद तक एरन कैमा में जितनी स्टोर्ड एयर होती है वो पहले इनिशियली एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, फिर बाद में वही एयर स्पेस एरन कैमा का जो था वो यूज होता है अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेज के जरिए से तोड़ने में। ये 2 अडेप्टेशंस काउंट कर लो, ठीक है, इनको 2 अलग अलग अडेप्टेशंस काउंट कर लो। अच्छा गाइस, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आ जाएगा। अच्छा एक चीज और इसके अंदर लिख लो पहले, क्या खत्म कर दें? मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों पे तरस खाऊं, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई सोच आती नहीं है, मैं क्या करूं? हाँ बहुत जालिम है। एक आखिरी एडेप्टेशन और लिख लो यार, राइस प्लांट्स रूट्स, rice plants roots develop tolerance for alcohol, ठीक है। अच्छा गाइस, लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल के बारे में वापस करूं? हाँ रूट्स को क्या हो गया? इतनी अल्कोहल कंज्यूम कर लिया ना उन्होंने कि अब वो आदी हो गए। टॉलरेंस, फर्क ये पड़ेगा कि भाई एक नॉर्मल टिश्यू जितने अल्कोहल से वो डिस्टर्ब हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, उनका लेवल उससे ज्यादा ऊपर चला गया, वो ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं अल्कोहल। हाँ टूट रहा है लेकिन आ तो रहा है ना, डेवलप तो हो रहा है, जमा तो हो रहा है ना, उसके बाद टूटेगा ना। टूटने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा, सही। अच्छा गाइस चलो ये वाला सवाल करो प्लीज जरा जल्दी से। कौन सा वाला? ये वाला डन। ये अच्छा था यार। अच्छा चलो, अच्छा बेटा बताओ जरा यार, प्लीज बच्चों यार एक काम करो यार, मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना ये वाली स्क्रीन हटा रहा हूँ, मैं इसी स्क्रीन को डबल करेंगे हम लोग। ब्रेक वो क्या होता है? तोड़ना? नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी को तोड़ना बुरी बात है, डायरेक्ट जान से मारा है आप उससे। सही है बेटा, रुक जा, क्लास खत्म हो जाए फिर बताता हूँ तुझे। ओके
भाई सिट्रेट इज फॉर्म एसिडाइल। भाई बेटा इसका आंसर बताओ, मतलब बातें बातें कर रहे हो क्या, बिरयानी बनाने बैठ गए तुम लोग हैं? बताओ लिखा क्या लिखा है भाई? ई के बाद क्या आएगा कह रहे हैं? आतिका जरा बताना, पहला स्टेप वो बता रहा है पायरुवेट एंटर्स कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद क्या होगा आतिका? पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड। इसका क्या मतलब है? हट जाएगी, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी। पहले 3 कार्बन था, अब कितना हो जाएगा? 2 कार्बन हो जाएगा। महक जरा बताना बेटा इसके बाद क्या होगा? आई के बाद क्या आएगा बेटा? ऐसे वर्ड्स नहीं बताओ, मुझे रीजन दो कि सर इसके बाद ये प्रोसेस होगा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड हट गई है तो एसिटाइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। सही है। एसिटाइल ग्रुप में क्या होगा बच्चों? फिर कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा। ओके, कोएंजाइम ए ऐड होगा। कहां पे लिखा हुआ है? ये ए पे लिखा हुआ है, ए पे। फिर 5th पे क्या होगा बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब्स साइकिल में इंटर हो जाएगा। कहां जा रहे हो बेटा? हाँ बेटा, जी जी आएगा, जी। कौन है? जी के बाद क्या आएगा? जे उन्होंने लिख दिया खुद ही। जे पे क्या कह रहा है वो? जे पे कह रहा है कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइंस विद द ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, और ये 2 कार्बन और वो 6 कार्बन दोनों मिलके क्या बना? सॉरी, ये 2 कार्बन वो 4 कार्बन, ये दोनों मिलके बनाएंगे 6 कार्बन। 6 कार्बन वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिट्रेट। तो सिट्रेट क्या है, कहां बन रहा है भाई? सिट्रेट इज फॉर्म, बी पे लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ है सिट्रेट इज फॉर्म्ड। 8 पे क्या लिखा हुआ है? 8 पे लिखेंगे के। सिट्रेट इज डी कार्बोक्सिलेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड। के आ गया भाई। फिर इसके बाद क्या आएगा? ATP is made by substrate link phosphorylation या hydrogen atoms are accepted। ये दोनों एक ही बातें हैं, मतलब एक ही लेवल पे होने वाली बातें हैं। हाइड्रोजन एटम इज एक्सेप्टेड बाय NAD एंड FAD। एक साइड पे ये हो रहा होगा और दूसरी साइड के ऊपर आपके पास सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा। तो दोनों एक साथ ही तो हो रहे हैं। तो क्या लिखे हैं? दोनों लिख दें स्लैश डाल के, दोनों एक्सेप्टेबल है। कौन सा है? सी और H। और फिर इसके बाद क्या होगा? क्या बचा हमारे पास? सी और H। सही है, दोनों में से कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में आ सकता है, बताने का मकसद ये है। अच्छा भाई देखो आगे क्या कह रहे हैं? आउटलाइन द रोल ऑफ NAD इन रेस्पिरेशन इन एरोबिक कंडीशंस। बताओ भाई। अबे भाई ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। एक तरफ सी लिखना, दूसरी तरफ H लिखना, ऐसे लिखो। सही है। बताओ बेटा, बताओ आंसर बताओ। अगला है क्या? हाँ, क्या मार्किंग स्कीम पढ़ के बता रहे हो? अच्छा वो तुम कोएंजाइम कोफैक्टर। अच्छा देखो, कोएंजाइम होता है आपके पास एंजाइम का एक ऐसा पार्ट जो कि ऑर्गेनिक हो, और एंजाइम का एक ऐसा पार्ट जो इनऑर्गेनिक हो, उसको कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम के साथ अगर लेट्स सपोज तुम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा रहे हो तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। सही है। वो एक्टिवेटर भी हो सकता है, वो इनहिबिटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंजाइम के साथ एक अलग से अटैच हुआ पार्ट है, तो वो कोएंजाइम है। लेकिन एंजाइम के साथ अलग से अटैच हुआ पार्ट अगर इनऑर्गेनिक है तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। हीम होता है हीमोग्लोबिन के साथ। हाँ, वो कोफैक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन एंजाइम नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम भी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर भी। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा होता है कि भाई एक केमिकल कंपाउंड की एक नेचर है, उस नेचर से हटके कोई दूसरी नेचर का कंपाउंड उसके साथ आके अटैच हो जाए। है यार, पहले तो इसका आंसर पर आओ ना, छोड़ो उसे। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके होंगे, आप लोगों को ब्रेक की बहुत शदीद जरूरत होगी। 1 घंटा 10 मिनट से आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, और डॉक्टर भी मना करते हैं ज्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए।
डॉक्टर अब्दुल कय्यूम मना करते हैं कि ज्यादा देर एक जगह पे बैठने से पाइल्स और हेमोराइड्स का खदशा रहता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। बेटा बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा चलो यार इसका, अच्छा ओके काम करते हैं यहाँ, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, सही है। इसी पार्ट से हम लोग फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बात बताओ, देखो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू कीप दिस एज द होल थिंग फॉर एस्पायरेशन। हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ खुद साथ बैठ के, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर तुम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, और फिर हम लोग इसको ना अभी तो हम लोग अगले पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग ये करें कि जब तक आप लोग के पास अभी ब्रेक है ही, चल ही रहा है, तो बाकी क्वेश्चन अपने तौर से सॉल्व कर लें तो आप लोगों को भी जवाब देने में आसानी होगी, है ना। ब्लैंक नहीं बैठेंगे आप लोग। हाँ ये आप पूछ रही हैं या बता रही? बता रही हैं आप। अगर आपने पूछा होता तो शायद मैं कोशिश भी कर लेता। नहीं